हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। उम्मीद है आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12th के केमिस्ट्री में। तो आइए शुरू करते हैं। अपना टॉपिक कह रहा है तब तक अपने काम पर काम करें जब तक कि आप सफल नहीं हो जाते। जब तक आप सफल नहीं हो जाते तब तक आप क्या कीजिए, अपने मेहनत को जारी रखिए। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। तो पढ़ने वाले हैं फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधी नियम। तो फैराडे ने क्या किया, विद्युत अपघट्ट के लिए क्या किए, दो नियम दिए। तो क्या किया, उन्होंने बताया कि क्या है, एक बीकर में उन्होंने बताया कि क्या है, उन्होंने बताया कि कोई क्या कर लेते, एक बीकर ले लेते हैं। उन्होंने बताया कि क्या है, एक बीकर में, एक सेकंड, एक बीकर में क्या कीजिए, इसमें दो छड़ ले लेते हैं। जो क्या, दो इसमें क्या किए, कापर सल्फेट का विलयन ले लिए। इस बीकर में क्या किया हमने, कापर सल्फेट यानी CuSO4 का विलयन ले लिया। इसमें क्या किया हमने, दो धातु की प्लेटें डाल दी। इसमें हमने क्या किया, दो धातु की प्लेटें डाल दी, जिसे एक एनोड और एक को क्या कहा गया, एक को एनोड और एक को कैथोड कहा गया। धातु की क्या किया हमने, दो प्लेटें डाल दी, जिनमें से क्या होगा, एक एनोड है और एक कैथोड है। ये क्या है, ये जो प्लस वाला है उसे क्या कहा गया, एनोड कहा, और ये जो माइनस वाला है ये कैथोड। ये क्या है, विद्युत अपघटन के लिए फैराडे, विद्युत अपघटन के लिए क्या किया, फैराडे ने नियम दिया, विद्युत अपघटन के लिए फैराडे का नियम क्या कहते हैं, जब इसमें धारा प्रवाहित होंगे तो इसमें क्या होगी, कुछ क्रिया होगी। क्योंकि क्या होगा, कापर सल्फेट के विलयन क्या होगा, इस पर क्या होंगे, इस पे से कुछ क्या होंगे, धातु निकलेंगे, इसमें क्या होगा, इस पे जमा हो जाएंगी। तो जैसे कापर सल्फेट क्या होगा, CuSO4, जब क्या करेंगे, इसमें धारा प्रवाहित होगी तो कापर सल्फेट क्या हो जाएगा, टूटेगा और बनाएगा क्या, टूटेगा Cu डबल प्लस और SO4 डबल माइनस में क्या होगा, ये टूट जाएगा। तो इन्हीं के आधार पर फैराडे ने क्या किया, इसी आधार पर क्या किया, फैराडे ने दो नियम दिए। इसे क्या कहा गया, फैराडे का विद्युत अपघटन नियम कहा गया। तो फैराडे का ने दो नियम दिया था। तो प्रथम नियम है कि किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार, जो मतलब किसी इलेक्ट्रोड के, जो मान लीजिए इनमें से किसी इलेक्ट्रोड के धातु का जो भार है, जिस धातु का क्या इलेक्ट्रोड बना है, उसका जो भार है, उस सेल के, ये जो पूरा सेल है, सेल पर के कुल आवेश के क्या होता है, समानुपाती, मतलब इसमें कुल जो आवेश है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है। इससे क्या किया, पहला नियम दिया। फिर कहा किसी इलेक्ट्रोड के पर धातु का भार, जो इसी इलेक्ट्रोड का जो धातु का भार है उसके तुल्यांकी भार के क्या है, समानुपाती होता है। यही दो नियम क्या दिया था, फैराडे ने दिया था। तो आइए इसको भाषा में लिख लेते हैं। किसी इलेक्ट्रोड, देखेंगे किसी इलेक्ट्रोड पर धातु, किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार, धातु का भार मतलब किसी इलेक्ट्रोड पर क्या हो रहा है, धातु का भार मतलब क्या है, यहाँ पर कुछ तो क्या होंगे, जमा होंगे, इसमें क्या धातु पे कुछ जमा होंगे, अशुद्ध क्या होंगे, इसमें से इससे निकल के इस पर जमा होगा या इससे निकल कर इस पर जमा होगा। तो कह रहा है कि किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार W उस सेल के, उस सेल के कुल आवेश
कुल आवेश मान लेते हैं Q, कुल आवेश मान लेते हैं क्या, Q के समानुपाती होता है, Q के समानुपाती होता है। फिर दूसरा नियम क्या कह रहा है, किसी इलेक्ट्रोड पर किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार, किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार उसके तुल्यांकी भार के, धातु का भार उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होता है, भार के समानुपाती होता है। तो क्या होता है, समानुपाती होता है, तो W प्रोपोर्शनल टू E क्या है हमारा फैराडे का दूसरा नियम है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमको फैराडे के दूसरे नियम को बस उतना ही जानना था और प्रथम नियम को हम पढ़ना है, क्योंकि क्या प्रथम नियम पर आधारित क्या होते हैं, न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रथम नियम पर आधारित आइए सबसे पहले इस नियम को अच्छे से जान लेते हैं। तो क्या कहा इसने, क्या कहा कि मतलब किसी इलेक्ट्रोड पर धातु का भार, इलेक्ट्रोड पर धातु का भार जो क्या होगा, जो इलेक्ट्रोड पर क्या धातु इकट्ठा हो रही है उसका भार W उस सेल के कुल आवेश, सेल के कुल आवेश Q का सीधे समानुपाती होता है। Q के क्या होता है, सीधे समानुपाती होता है। तो हम लिख सकते हैं कि W प्रोपोर्शनल टू Q। तो क्या होता है, W प्रोपोर्शनल टू Q। तो लिख सकते हैं W प्रोपोर्शनल टू IT। तो प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटेगा तो W बराबर ZIT। तो W बराबर क्या हो जाएगा, ZIT, या लिख सकते हैं W बराबर EIT अपान N गुणे 96,500। तो क्या लिख सकते हैं हम, इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं Q बराबर IT, तो यहाँ पर क्या है, कैपिटल Q है, तो लिख सकते हैं कैपिटल Q बराबर IT, जहाँ Q क्या है, आवेश, I विद्युत धारा, T क्या है, समय सेकंड में। फिर यहाँ पर Z क्या है, Z बराबर, यहाँ पर लिखते हैं Z बराबर, यहाँ एक सेकेंड, इसको यहाँ लिख सकते हैं Z बराबर E गुणे परमाणु भार, E क्या है, परमाणु भार बटे N गुणे 96,500। Z क्या है, Z नियतांक है। तो ये हमारा W बराबर फार्मूला निकल कर आ गया फैराडे का प्रथम नियम का। तो यहाँ पर आगे लिख सकते हैं अच्छे तरीके से W बराबर EIT अपान N गुणे
96,500। ये क्या है हमारा, इसका फार्मूला है किसका, फैराडे का नियम का फार्मूला है। जहाँ ई क्या है, ई परमाणु भार, आई विद्युत धारा, आई विद्युत धारा, टी समय, टी समय। तो यहाँ पर हमने जो लिखा है इसको सब मिटा दीजिए। और क्या है, टी समय किसमें, सेकंड में। फिर यन इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो एजी के लिए, सिल्वर के लिए n बराबर 1, कापर के लिए n बराबर 2, जिंक के लिए n बराबर 2, निकिल के लिए n बराबर 2, एल्युमिनियम के लिए n बराबर 3। क्या है, जहाँ ज़रूरत लगेगा n का मान हम क्या करेंगे, यहाँ इतना यूज कर सकते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। तो कह रहा है कॉपर सल्फेट के विलयन को 1.5 एम्पियर की धारा से 10 मिनट तक विद्युत अपघटित किया जाता है। कैथोड पर निक्षेपित कॉपर का द्रव्यमान क्या होगा। तो W का मान पूछ रहा है, द्रव्यमान यानी क्या, W का मान पूछ रहा है। तो हल इसका करेंगे। तो यहाँ पर I बराबर दिया कितना, 1.5 एम्पियर। I का मान 1.5 एम्पियर दिया है। फिर T बराबर दिया है 10 मिनट यानी 600 सेकंड, समय दिया 600 सेकंड। और क्या पूछ रहा है, क्या कर रहा है, कॉपर, कॉपर है तो क्या होगा, कॉपर, कॉपर के लिए n बराबर 2 और E यानी परमाणु भार, परमाणु भार हो जाएगा 63.5। तो परमाणु भार हो गया 63.5। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर W बराबर होता है EIT बटे n गुणे 96,500। तो E का मान कितना है 63.5 गुणे I का मान कितना है 1.5 गुणे 600 बटे n का मान 2 गुणे 96,500। तो 96,500 आ गया। यदि यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ पर काटेंगे काटने पीटने पर आपका W बराबर निकल कर आ जाएगा। W बराबर हल करेंगे तो आएगा 0.29 ग्राम। इसको लिख सकते हैं 63.5 गुणे 9 बटे 193 गुणे 10। तो क्या हो गया, ये हो गया 193 गुणे 10। ये कट गया किससे, 3 से, 2 से कट गया, 3 बार में। और ये 2 जीरो से क्या हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गया था। तो इतना हमारा इसका आंसर आ गया। तो क्या हो गया, W का मान हमको इतना मिल गया। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से अपचयन के लिए कितने आवेश की आवश्यकता होगी। 1 मोल Al++ को Al में, मतलब Al में कितनी आवश्यकता होगी। तो क्या होगी, 1 मोल क्या Al++ है, तो इसमें क्या n का मान कितना है 3। तो लिख सकते हैं इसको 3F
3F, यानी ये क्या NCERT से लिया गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में अपचयन के लिए क्या कितने आवेश की आवश्यकता है, तो N इंटू F, तो 3 गुणे लिख सकेंगे, 3 गुणे 96,500 यानी 289 500 कूलाम। यहाँ पर CU 2 प्लस से क्या हो गया 2, यानी ये क्या है 2F 2 गुणे 96,500, तो यानी जाएगा 193 1 2 3 कूलाम। और यहाँ पर MnO4 माइनस, तो Mn पर क्या है +7 है और ऊपर 2, यानी 7 से 2 हो गया तो कितना 5, तो आ जाएगा 5F, तो 5 गुणे 96,500 यानी 48,25,00 48,25,00 कूलाम। ये क्या हो गए, इसके आवेश के मान निकल कर आ गए। तो उम्मीद है इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं बैटरियाँ, बैटरी होती क्या है। तो ये दोनों बैटरियाँ देख रहे हैं, बैटरी का चिन्ह होता है ऐसे, फिर ऐसे बड़ा रहेगा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा। तो बड़े वाले को क्या लिखते हैं प्लस, और जो छोटा वाला होता है उसको माइनस। ये दोनों कौन सी बैटरी है आपको, ये क्या है घर पर आप यूज करते हैं, इसे क्या कहते हैं या तो इन्वर्टर बैटरी, या इस बैटरी का नाम क्या है शीशा संचायक सेल। बैटरियाँ क्या होती हैं व्यापारिक सेल भी से, बैटरी को क्या कहते हैं व्यापारिक सेल। तो ये क्या है शीशा संचायक सेल, शीशा संचायक सेल। ये क्या है, ये दोनों शीशा संचायक सेल हैं। ये क्या कहते हैं इन्वर्टर में देखते हैं, या तो मोटरसाइकिल में, कार और में कार बैटरी कहते हैं। और ये देखिए क्या, ये दोनों क्या हैं, ये दोनों हमारी प्राइमरी बैटरियां हैं, प्राथमिक बैटरी। और क्या था वो पहला था सेकेंडरी। तो इसको क्या कहते हैं, इसको मरकरी सेल भी कहते हैं, इसको मरकरी सेल या कहते हैं बटन सेल, इसको बटन सेल के नाम से भी जानते हैं। और ये क्या होता है, ये तो जानते हैं शुष्क सेल। या इसे क्या कहते हैं पेंसिल सेल भी कहते हैं, पेंसिल सेल, ड्राई सेल DRYCELL, यानी शुष्क सेल, सूखा। इसे क्या कह सकते हैं पुनः आवेशित नहीं किया सकते हैं। तो इसके आधार पर हम जानते हैं कि बैटरी मुख्य रूप से बैटरियाँ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। मुख्य रूप से क्या रही हैं बैटरियाँ 2 प्रकार की होती हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा है क्या सेकेंडरी। तो पहले को लिख सकते हैं प्राथमिक बैटरी, पहला है प्राथमिक बैटरी। प्राथमिक बैटरी वो बैटरी होती है जिसे जो पुनः चार्ज नहीं हो सकती, जो पुनः चार्ज नहीं हो सकती, जो क्या पुनः चार्ज नहीं हो सकती। इसे क्या कह सकते हैं केवल एक बार प्रयोग में लाई जाती है, केवल एक बार प्रयोग में लाई जाती है। ये क्या आती है प्राथमिक बैटरी, क्या आती है सिर्फ एक ही बार क्या किया जाता है इसका यूज किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पहला शुष्क सेल, दूसरा मरकरी सेल।
ये क्या है, प्राइमरी बैटरियां हैं। अब बढ़ते हैं सेकेंडरी, दूसरा हमारा है द्वितीयक बैटरी। द्वितीयक बैटरी जो पुनः चार्ज हो सकते हैं, जो पुनः चार्ज हो सकते हैं, वह बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं, जो क्या हो सकते हैं, बार बार उपयोग में लाए जा सकते हैं। तो हमारा पहला हो जाएगा सीसा संचायक सेल। सीसा संचायक सेल। दूसरा है निकिल कैडमियम सेल। निकिल कैडमियम सेल। फिर तीसरा है लिथियम आयन बैटरी। लिथियम आयन बैटरी। तो ये जो लिथियम आयन बैटरी है ये हमारे सिलेबस में नहीं है। ये क्या कर रहा है, घतरे की घंटी बजा रहा है, इसलिए हमने रेड से मार दिया, क्या सिलेबस में नहीं है। तो लिथियम आयन बैटरी का आजकल यूज धीरे धीरे क्या हो रहा है, ख़त्म हो जा रहा है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं, सबसे पहले शुष्क सेल। शुष्क सेल होता क्या है? शुष्क सेल, इसकी क्रियाविधि क्या होती है? तो आइए सबसे पहले एक शुष्क सेल बना लेते हैं। मान लीजिए क्या ये एक शुष्क सेल है, ये शुष्क सेल है। इसमें क्या है, जो हमारा घर वाला सेल जो देखते हैं, इसमें क्या होता है, इसे काला सा क्या होता है, एक राड लगा होता है। काला कलर ही है तो कहाँ से, इसमें क्या होता है, एक काला सा ऐसे क्या होता है, राड लगा होता है। और यहाँ पर क्या होती है, एक टोपी नुमा होती है, और नीचे क्या होता है, प्लेन होता है। और इसके चारों तरफ क्या होती है, काले काले पदार्थ भरे होते हैं। और ये क्या है, बाहर से जिंक की क्या होती है, परत चढ़ी। जिंक क्या होता है, जिंक। ये क्या होता है, एनोड। जो नीचे से क्या होता है, जिंक एनोड का काम करता है। और ये क्या है, ये छड़ किसकी होती है, कार्बन की छड़ है। कार्बन की छड़ ये क्या करती है, कैथोड का काम करती है। कार्बन की छड़ क्या करती है, कैथोड का काम करती है। तो शुष्क सेल में एनोड, तो शुष्क सेल में क्या होती है, इसमें जो वैद्युत अपघट्य भरा होता है, जो काला काला पदार्थ होता है, उसमें क्या होता है, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड और प्लस कार्बन और प्लस NH4Cl। इन चीज़ों को क्या कहते हैं, भर दिया जाता है, जिससे क्या हो, बैटरी फूले ना। अमोनियम क्लोराइड को क्या कहते हैं, इसलिए भरा जाता है। और कार्बन क्या होती है, छड़ होती है। ये क्या होता है, काला काला पदार्थ होता है। तो एनोड, इसमें क्या होता है, एनोड। एनोड क्या होती है, जिंक की, क्या होती है, जिंक की चारों तरफ से क्या होती है, परत होती है, वही क्या होती है, उसे एनोड कहते हैं। और कैथोड, जो कार्बन की हमारी राड होती है, उसी को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। कार्बन की छड़ को कैथोड कहते हैं। और इसमें वैद्युत अपघट्य मैग्नीज ऑक्साइड, कार्बन और अमोनियम क्लोराइड भरे होते हैं। वैद्युत अपघट्य, वैद्युत अपघट्य इसमें क्या क्या होता है, MnO2 प्लस कार्बन प्लस NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड
अमोनियम क्लोराइड और ये मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड और अमोनियम क्लोराइड और कार्बन क्या होते हैं, इसमें वैद्युत अपघट्ट भरा होता है। तो इसमें सेल की मुख्य क्रिया, शुष्क सेल की अभिक्रिया देख लेते हैं। शुष्क सेल की अभिक्रिया कैसे कार्य करता है। जब शुष्क सेल की अभिक्रिया एनोड पर क्या होता है, एनोड पर जो एनोड पर होता है जिंक डबल प्लस में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, उससे क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। फिर कैथोड पर क्या करता है, MnO2 क्या करता है, अमोनियम से NH4 प्लस से क्रिया करके क्या होता है 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है। 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकाल लेता है और बना लेता है क्या, MnO2 इंटू OH, MnO2 करें MnOH प्लस अमोनिया NH3। तो अब इन दोनों को क्या करेंगे, इन दोनों अभिक्रिया को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे, तो हमारा रेडॉक्स रिएक्शन बनेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया बनेगा। तो हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया क्या बनेगा, तो बनेगा Zn प्लस MnO2 प्लस NH4 प्लस क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन से क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन उधर का कट गया, तो NH4 प्लस फिर आ जाएगा Zn डबल प्लस MnOH प्लस NH3 क्या होता है, अमोनिया बाहर निकलती है। और क्या, ये अमोनियम आयन है, ये क्या अमोनिया, क्या ये अमोनियम आयन है, NH4 प्लस क्या अमोनियम आयन। अमोनियम आयन है। तो आइए आगे नोट में लिख सकते हैं कि जो NH3 है, NH3 के प्रभाव को क्या करना है, NH3 क्या हो रहा है, बार बार निकल रही है। तो जब NH3 क्या हो रही है, बार बार निकलेगी, क्या होगा, सेल का ह्रास होगा, तो क्या जाएगी, सेल फूल जाएगी। तो कह सकते हैं कि NH3 के प्रभाव को, NH3 के प्रभाव को समाप्त करने के लिए NH3 के प्रभाव को समाप्त करने के लिए जिंक क्लोराइड ZnCl2 का प्रयोग किया जाता है, है। तो अब लिख सकते हैं कि Zn, अब यहाँ पर हमारा रिएक्शन बन के आ जाएगा ZnCl2 प्लस 4 NH3 प्लस 4 NH3 क्रिया करेगा, बनाएगा Zn NH3 का होल 4 NH3 का होल 4 Cl2 जटिल यौगिक बना लेता है। क्या करेगा, जिंक क्लोराइड क्या कर लेता है, अमोनिया पे क्या होता है, आकर इकट्ठा से क्रिया करके क्या करता है, जटिल यौगिक बनाता है जिंक क्लोराइड।
जटिल यौगिक क्या करता है, बना लेता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की गति इधर से इधर होगी, तो क्या होगा, हमारा धारा क्या होगा, इधर बहेगा। ये क्या दिया, ये इसमें क्या किया, एक इलेक्ट्रोलाइट, इसमें क्या किया, इलेक्ट्रोलाइट पदार्थ भरा है। और क्या, ये हमारे दो प्लेट हैं ए और बी, इसमें इलेक्ट्रोलाइट भरा है। क्या करते हैं, इसमें धारा का क्या हो रहा है, प्रवाह हो रहा है, और उस बल्ब क्या हो रहा है, हमारा जल रहा है। तो ये है मरकरी सेल। तो आइए मरकरी सेल के बारे में जानते हैं। मरकरी सेल कौन सा सेल है, इसे क्या कहते हैं, प्राथमिक सेल। प्राथमिक सेल या प्राइमरी सेल। इसे क्या कहते हैं, इसे बटन सेल कहते हैं। तो इसका कटा हुआ भाग देखिए, ये जो कटा हुआ भाग है, जो एनोड है, एनोड क्या होता है, KOH प्लस HgO क्या होता है, इसमें भरा होता है। ये जो कटा हुआ भाग है, इसमें क्या होता है, जो एनोड में होता है, एनोड में क्या होता है, KOH और HgO भरा होता है। और यहाँ पर देखिए क्या, ये अलग करने वाला क्या सेपरेटर है, और ये क्या है, गैसकेट है। बाहर से क्या है, पूरा ये पैक है गैसकेट से। और क्या है, नीचे का भाग, कैथोड, ऊपर का भाग क्या है, एनोड है। और सेल का क्या है, चारों तरफ से केन है। फिर तो देखिए इसमें जो अभिक्रिया, यहाँ पर अभिक्रिया होती है, इस सेल में अभिक्रिया क्या है, जिंक अमलगम। जिंक अमलगम क्या करता है, हाइड्रोक्साइड से क्रिया करेगा, तो जिंक ऑक्साइड और Hg प्लस H2O और इलेक्ट्रॉन क्या कर बाहर निकाल देगा। फिर HgO क्या करेगा, एनोड पर जल के साथ क्रिया करके क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जुटेगा, क्या होगा, Hg प्लस OH माइनस हो जाएगा। तो क्या है, यह अभिक्रिया होती है। अब इसका रेडॉक्स रिएक्शन अगर हम लिखना चाहें तो रेडॉक्स लिखेंगे तो ZnHg प्लस HgO, H2O इधर भी है, H2O उधर भी है, कट जाएगा, अब बचेगा ZnO प्लस 2Hg प्लस 2Hg, 2Hg, H2O हट गया, ZnO प्लस 2Hg। तो यही हमारा क्या गया, प्राइमरी सेल, मरकरी सेल के लिए क्या अभिक्रिया का रेडॉक्स रिएक्शन हमको यही मिल गया। तो यहाँ पर देखेंगे एनोड पर जिंक अमलगम, इसे क्या कहते हैं, जिंक अमलगम। अमलगम क्या है, मरकरी सेल में। जिंक, इसे को क्या पढ़ते हैं, जिंक अमलगम। और ये क्या है, मरकरी ऑक्साइड, मरकरी ऑक्साइड। ये किस पर होता है, कैथोड पर। अब इसमें वैद्युत अपघट्य क्या होता है, वैद्युत अपघट्य होता है KOH प्लस HgO। क्या होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। KOH को क्या कहते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसको पढ़ते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। हाइड्रोक्साइड क्या, KOH क्या, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। और यहाँ पर हमने क्या है, अभिक्रिया तो यहाँ पर लिख दिया है जिंक। और क्या हुआ यहाँ पर, इस अभिक्रिया को कहीं काटना चाहें या दिखाना चाहें तो क्या कर सकते हैं, यहाँ दिखा सकते हैं। क्या होगा, OH से OH क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और H2O से क्या होगा, H2O यहाँ पर कट जाएगा, और इस इलेक्ट्रॉन से यह इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, और हमारा क्या हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया मिल जाएगी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा होमवर्क है, शुष्क सेल में किस धातु का प्रयोग होता है। जो शुष्क सेल है, इसमें से कौन सा धातु का प्रयोग किया गया है, इसका क्या करना है, आपका HW है। और इसमें भी क्या है, निम्न में से फैराडे के प्रथम नियम के अनुसार कौन सा सही नहीं है।
ये ध्यान दीजिएगा, सही नहीं है। कौन सा क्या है, गलत है। तो इसका भी आंसर क्या करना है आपको, होमवर्क में देना है। तो कमेंट में आप इन दोनों के आंसर जरूर बताइएगा। तो अगर आज का सेशन अच्छा लगा हो, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली वीडियो हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।